हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं नई क्लास के बारे में। आज हम बात करेंगे पॉलिटी में मौलिक अधिकारों के बारे में। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कि आखिरकार फंडामेंटल राइट्स आपको मौलिक अधिकार किस प्रकार दिए गए हैं और भारतीय संविधान में आपको क्या क्या प्रावधान मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं। पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। साथ साथ पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको मौलिक अधिकारों के बारे में नई नई जानकारी मिलेगी। और जिन बच्चों को अभी प्रारंभ से पॉलिटिकल लेक्चर नहीं लिए हैं, वे बच्चे एक बार प्लेलिस्ट में जाकर, सक्सेस पॉइंट लेक्चर प्लेलिस्ट में जाकर, वहां जाकर वर्ल्ड मैपिंग व पॉलिटी से संबंधित शुरुआत से आप पॉलिटी के सभी लेक्चर ले सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया है। जो भाग 3 प्रारंभ होता है वह आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र की उन्नति से है। यानी मौलिक अधिकार आपको राजनीतिक लोकतांत्रिक उन्नति के बारे में, इसके बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों के प्रावधानों का उल्लेख। सरकार का उल्लेख कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। यानी कि अगर हम मौलिक अधिकारों को देखें तो मौलिक अधिकारों का सिंपल सा उद्देश्य यह है कि सरकार कानून की होगी, न कि किसी विशेष व्यक्ति की। यानी तानाशाही को रोकता है। मौलिक अधिकार अगर हम कहें तो सरकार के तानाशाही को रोकता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है, जैसे भौतिक, बौद्धिक व नैतिक। इन सभी विकास के लिए मौलिक अधिकारों का होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या। जब भारतीय संविधान लिखा गया था तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जिनमें पहला समता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेकर 22 तक, तीसरा शोषण का विरुद्ध अधिकार जो 23 से लेकर 24। अगली बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता जो 25 से लेकर 28 तक। अगले फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं हम। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में। छठा मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में था, परंतु इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर इसे 300A या 300 में विधिक अधिकार कर दिया गया है। यानी कि अब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त करके एक विधि अधिकार बना दिया गया है। अब हम बात करते हैं अगले मौलिक अधिकार की, संवैधानिक उपचार। तो 7वां मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचार है, परंतु वर्तमान में अब 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताएं कि आखिरकार क्या विशेषताएं हैं मौलिक अधिकारों की। तो पहली विशेषता पर हम बात करते हैं। मौलिक अधिकारों की पहली विशेषता कि मौलिक अधिकार न केवल नागरिक को, साथ साथ विदेशी नागरिक को भी दिए गए हैं। ये असीमित नहीं है, लेकिन वाद्य योग्य है। यानी इन पर वाद्य किया जा सकता है, परंतु यह असीमित नहीं है। कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से अधिकतर जो आपके मौलिक अधिकार है वे राज्य के जो मनमाना रवैया है उसके खिलाफ है। यानी राज्य के खिलाफ ये हमें मिले हैं और ये राज्य के विरुद्ध हम इन्हें प्रयोग करते हैं। कुछ मामलों में इसलिए इसे कुछ वैज्ञानिक नकारात्मक भी बताते हैं। यानी मौलिक अधिकारों को नकारात्मक की श्रेणी में इसलिए जाता है क्योंकि यह राज्यों के कार्यों में कहीं ना कहीं बाधा का कार्य करते हैं। ये न्यायोचित होते हैं, यानी इनके हनन होने पर व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। इन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी प्रदान है, जैसे आर्टिकल 32 हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचार। ये अस्थायी नहीं है। अस्थायी मतलब ये फिक्स नहीं है। इनमें संसद में कटौती की जा सकती है, लेकिन जो इनमें कटौती होगी वह केवल संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही कटौती होगी, ना कि साधारण बहुमत द्वारा। यानी इन्हें संशोधित करने के लिए आपको पता होगा संविधान के तीन प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। जैसे एक तो संविधान संशोधन होता है जिसमें उपस्थित का 2/3 पर आधे से एक अधिक होता है, 50+1, और एक होता है उपस्थित का 2/3 पर आधे से एक अधिक प्लस आधे राज्यों की सहमति, और एक साधारण बहुमत यानी आधे से एक अधिक। तो 3 प्रकार से विशेष बहुमत होता है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। अब हम बात करते हैं अगली विशेषता के बारे में। तो अगली विशेषता भारतीय संविधान की यह है कि यह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 20 और 21 आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर इसे निलंबित किया जा सकता है। अगली आर्टिकल 31 की बात करते हैं हम। तो आर्टिकल 31 के द्वारा
इनकी क्रियान्वयन की सीमाएं, यानी किस हद तक हमें इन्हें लागू करना चाहिए, किस हद तक इनका क्रियान्वयन किया जाएगा। अगली विशेषता है जो सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल या गुप्तचर संस्थाओं जैसी संस्थाएं सेवाओं से संबंधित क्रियान्वयन के लिए संसद इन पर प्रतिबंध लगा सकती है, यह आर्टिकल 33 में कहा गया है। अगली विशेषता हम देखते हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून लागू हो, जैसे कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो तो मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून अगर लागू हो तो ये मार्शल लॉ के दौरान इन्हें समाप्त भी किया जा सकता है या कुछ हद तक कम किया जा सकता है। अगली विशेषता, इसमें से अधिकतर स्वतः परिवर्तित होते हैं तथा कुछ को कानूनी मदद से प्रभावी बनाया जाता है, जैसे कि कुछ फंडामेंटल एक्ट्स ऐसे हैं जो स्वतः ही लागू हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं जिन्हें कानून की मदद से प्रभावी बनाया जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल 17, तो आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत की बात की गई है। आर्टिकल अगर हम 23 की और 24 की बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इनमें यह स्वतः लागू है, लेकिन इन्हें लागू करवाने के लिए भी कुछ कानून की मदद दी गई है। जैसे हम बात करते हैं SC/ST अधिनियम जो आप पढ़ते हैं, वह एक कानून है कि अगर किसी को जातिगत आधार पर कुछ कहा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, या किसी के साथ शोषण किया जाता है या दहेज कानून, कुछ भी ऐसे कानून जो सरकार इन फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए जो कानून बनाती है वह इसमें व्यवस्था की गई है। अब बात करते हैं हम एक एक आर्टिकल के बारे में जो 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। तो हम बात करते हैं प्रारंभ में आर्टिकल 12 के बारे में। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है कि आखिरकार राज्य की परिभाषा क्या हुई। तो मूल संविधान से संबंधित उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, कहीं भी केंद्र का प्रयोग नहीं किया गया है, वहाँ राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और भाग 12 में यानी आर्टिकल 12 में भाग 3 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अब किस प्रकार की राज्य की परिभाषा है और क्या राज्य में सरकार में शामिल होगा ये हम देखते हैं। तो कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वयन करने वाली सरकार और भारत का राज्य, यानी केंद्र सरकार में जो हमारी संसद है, जो हमारा विधानमंडल है, जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार के अंदर स्थानीय निकाय हैं, पंचायत हैं, जिला बोर्ड हैं तथा अन्य सभी निकाय जैसे गैर संवैधानिक प्राधिकरण, LIC, ONGC, सेल आदि, यानी जो भी आपके शासन प्रशासन चलाने की जो प्रणाली है वह सभी राज्य है। राज्य का यहाँ मतलब उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश से नहीं है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। राज्य के अंदर आपकी पार्लियामेंट, कार्यपालिका, न्याय कार्यपालिका, विधायिका, विधानमंडल, विधान परिषद, स्थानीय निकाय, नगर पंचायत, जिला बोर्ड, वह सभी प्रकार की निकाय शामिल की जाती हैं, जिसमें वैधानिक व गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC सेवाएं भी शामिल की जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, तो आर्टिकल 13 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 13 में, तो आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ, यानी कि आर्टिकल 13 आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। आर्टिकल 13 में कहा गया है यदि कोई मौलिक अधिकार का हनन होने पर व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाता है, तो मूल अधिकारों से असंगति के दौरान उन्हें निलंबित किया सकता है। यानी कोई ऐसा कानून जो आपके मौलिक अधिकारों को हनन करता हो या आपके मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाता हो, तो ऐसे कानून का अल्पीकरण किया। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। तो आर्टिकल 14 के बारे में हम बात करते हैं समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। तो आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। तो पहला क्वेश्चन आपको यही पता होना चाहिए कि विधि के समान समता ब्रिटेन से ली गई है और विधि के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 13 में कुछ मैं और आपको बातें बता दूं कि आर्टिकल 13 के तहत ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा कानून, आदेश, अध्यादेश, नियम, शासनादेश, कुछ भी ऐसा कोई भी आदेश या प्रशासन, कोई भी एक्ट या अधिनियम अगर आपके मौलिक अधिकार को समाप्त करने की कोशिश करता है तो वह मौलिक अधिकार, तो वह कानून जो भी आपके मौलिक अधिकार, तो वह कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। यह आर्टिकल 13 में, यानी कि यह सिंपल सी बात कहे तो हम यह सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की एक गारंटी प्रदान करता है और उसे एक रक्षक के तौर पर दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का एक रक्षक है और जो कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन करेगा तो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन के बाद उस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि क्या आर्टिकल 13 और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, इसके बीच जो विवाद है, जो आज से नहीं 1950 से लेकर और अब तक 1973 यानी केशवानंद भारतीवाद, जो 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारतीवाद है, वहाँ तक जो लड़ाई हुई है उस डिस्प्यूट के ऊपर, क्या कि इन अनुच्छेदों के बीच में हमेशा लड़ाई रही है कि 13
2 और अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन, क्या संविधान संशोधन को भी अनुच्छेद 13(2) में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसके ऊपर हम एक लंबी क्लास लेंगे। तो जो बच्चे चाहते हैं कि क्या उस मुद्दे को मुझे सुलझाना चाहिए, इस मुद्दे के बारे में आपको बताना चाहिए, तो मेरे बच्चे प्लीज़ कमेंट में करके मुझे एक बार ये बताएं कि इस पर क्लास ली जाए या समझाया जाए इसके बारे में। तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर लिखें कि क्या आपको संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे के बारे में पता है, और नहीं पता तो क्या इस पर एक क्लास ली जाए। तो नेक्स्ट आर्टिकल पर बात करते हैं, आर्टिकल 14। तो हमने आर्टिकल 14 के बारे में बात की थी, विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण, यानी कानून सबके लिए बराबर है। तो विधि के समान समता ब्रिटेन और विधि के समान संरक्षण अमेरिका से लिए गए। तो पहली बात तो आर्टिकल 14 के अनुसार राज्य या राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी भारत के अंदर किसी व्यक्ति को विधि के समान संरक्षण और विधि के समान समता से वंचित नहीं किया जाएगा, चाहे वह व्यक्ति नागरिक हो, चाहे वह व्यक्ति विदेशी हो। यह अनुच्छेद दोनों पर लागू होता है। अब बात करते हैं विधि का शासन से क्या मतलब है। विधि का शासन का मतलब है कानून का शासन। तो न्यायविद यानी कि जो जस्टिस थे, उन्होंने डाइशी का मानना यह है कि विधि के समान समता का विचार विधि का समान सिद्धांत का मूल तत्व है। यानी विधि के समान समता का विचार विधि का शासन का मूल सिद्धांत है। इन्होंने 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। अब ये 3 अवधारणाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, इच्छा शक्तियों की अनुपस्थिति, विधि के समक्ष समता आवश्यक है, और व्यक्तियों के अधिकार की प्रभुबलता, ये प्रमुखता, ये आपको याद होनी चाहिए। तीनों विशेषताएं कि डाइसी के अनुसार 3 विशेषताएं क्या है विधि के शासन की, ये आपको एग्जाम में पीटी एग्जाम में पूछ सकते हैं। परंतु विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण सभी के लिए बराबर है, परंतु भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं कुछ अपवाद भी है जो किसी व्यक्ति को हमसे अलग बनाता है। तो यही अपवाद आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार कौन कौन से ये अपवाद दिए गए हैं। तो हम बात करते हैं कि आखिरकार अपवाद कौन कौन से हैं। तो विधि के समान अपवाद की बात करें तो हम पहला अपवाद है कि भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी कार्य या निर्णय के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को कुछ ऐसी पावर है और भारत के राज्यपाल को ऐसी पावर दी गई है कि वह अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी कार्य या किसी निर्णय के प्रति भारत के न्यायालय में जवाबदेही नहीं होंगे। दूसरा, अगला जो विशेष अधिकार है या अपवाद है स्वतंत्रता का, समता का, तो यह है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी उनकी पदावधि के दौरान न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडनीय कार्रवाई चालू नहीं रखी जाएगी। यानी कि अगर भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में उनके खिलाफ कोई भी दंडनीय कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगली हम बात करते हैं, अगला जो अपवाद है वो यह है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। यदि भारत का राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पदावधि के दौरान कोई भी ऐसा काम होता है तो उनकी गिरफ्तारी या कारावास की किसी भी न्यायालय में कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाएगी। अगली विशेषता हम बात करते हैं कि अगला अपवाद क्या है। तो राष्ट्रपति को अगला अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कानून के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, और उन्हें इसकी सूचना 2 माह के बाद ऐसा किया सकता है। यानी उसकी सूचना देने के 2 माह बाद ऐसा किया जा सकता है, परंतु 2 माह तक राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कोई दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जाता। तो एक अधिकार उन्हें यह मिला हुआ। अगली विशेषता हम देखते हैं, कोई भी व्यक्ति यदि संसद या राज्य विधानमंडल या दोनों सदनों में से किसी एक के सत्य कार्रवाई से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में करता है तो उसी पर किसी भी प्रकार की दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं भारतीय किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि भारतीय संसद का कोई व्यक्ति या विधानसभा का सदस्य या दोनों सदनों में से कोई भी एक व्यक्ति जो सत्य कार्रवाई से संबंधित किसी विषय का प्रकाशन समाचार पत्र में कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार की दीवानी या फौजदारी मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता है। तो यह भी एक विशेष अधिकार है। अगला विशेष अधिकार यह है कि संसदों के बारे में बात करें, संसद सदस्यों का विशेष अधिकार आर्टिकल 105 में है। तो उसके बारे में बात करते हैं कि संसद या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। यानी अगर संसद का कोई सदस्य संसद में कोई ऐसा बयान कर देता है या कोई ऐसी बात बोल देता है या मत किसी के संबंध में मत देता है, तो ऐसे व्यक्ति वह किसी पार्टी को मत दे सकता है, तो ऐसे संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई कार्रवाई
नहीं की जा सकती। अगली विशेषता यही प्रक्रिया आपको राज्य विधानमंडल में दिखाई गई कि राज्य विधानमंडल या उसकी समिति या विधानमंडल में किसी सदस्य द्वारा दिया गया मत या कही गई कोई बात किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जाएगी। सेम यही कंडीशन यहाँ दी गई। अगली विशेषता हम देखते हैं, अगली अपवाद क्या है। तो आर्टिकल 31 ग और आर्टिकल 14 का भी एक वाद, जिसके अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन से संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है तो अनुच्छेद 39 क की उपधारा ख व ग का समावेश हो तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसके बारे में आपको बेसिक बताता हूँ। देखो, आपको पता है कि आर्टिकल 14 में कहा गया है कि समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 में आपको पता है कि जो व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, हमने 39 पढ़ा था, 39 ख और ग। तो 39 ख और ग में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो वित्तीय समावेशन है सबको बराबर का अधिकार है। तो अगर बात बराबर के अधिकार की जाती है और समता के अधिकार की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा होगा कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के बीच एक टकराव पैदा होता है। एक तरफ तो आप बात कर रहे हो सबको समान दर्जे की बात पर लाने की, परंतु आर्टिकल 15 क्या करता है, एससी एसटी को आरक्षण देने की बात करता है, और आर्टिकल 16 लोक नियोजन में एससी एसटी को आरक्षण देने की बात करता है। वहीं दूसरी साइड आप बोल रहे हैं कि सबके लिए आर्थिक न्याय भी बराबर होना चाहिए। तो कहीं मुझे एक चीज आप सबको नहीं, बहुत पहले से ही 1951 से ही जो आपको विवाद दिखाई देगा, तो डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के बीच एक टकराव पैदा हो जाता है कि आखिरकार अगर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है तो बड़ा कौन होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आर्टिकल, इन सभी अधिकारों के बीच एक डिस्प्यूट पैदा हो जाता है कि इसमें किसकी जीत होगी। तो मैंने अभी आपको बात की थी कि जिन बच्चों को मेरी बेसिक क्लास, बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का जो भी ये विवाद रहा, ये वाद रहे, इनके बारे में जो पढ़ना है वो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बता दें कि मैं इस पे क्लास लूँ या ना लूँ, क्योंकि पूरे नोट्स कंप्लीट बने हैं, रखे हैं, इसके बस मुझे क्लास लेनी है। चलो आगे बात करते हैं। तो इसके बारे में कहा गया है कि इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि आर्टिकल कहा कि जहाँ 31 ग आता है वहाँ आर्टिकल 14 चलाया जा सकता है, अनुच्छेद चला जाता है। यानी कि जहाँ आर्टिकल 31 गया की बात की जाएगी वहाँ अनुच्छेद 14 चला जाता है। ये कुछ ऐसी एक विवाद बात है जो आपको मेरी क्लास के दौरान आपको पता लगेगी, क्योंकि ये बहुत लगभग 25 साल का एक डिस्प्यूट है, बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमें केशवानंद भारतीवाद द्वारा बाहर निकलेगा कि आखिरकार ये क्या मुद्दा था। तो अगले आर्टिकल की बात करते हैं। विदेशी संप्रभुत्व शासक, राजदूत, कूटनीतिज्ञ व्यक्ति दीवानी व फौजदारी मुकदमे से मुक्त रहेंगे। यानी इसमें कहा गया है कि जो विदेशी संप्रभुत्व शासक हैं, राजदूत हैं, कूटनीतिक व्यक्ति हैं, उन्हें दीवानी और फौजदारी मुकदमों से बाहर रखा गया है। तो यानी कि ये भी एक अपवाद है। अगला अपवाद हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ व उसकी कार्य एजेंसी को भी इस कूटनीतिक शक्ति से मुक्त प्राप्त है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य करने वाली एजेंसी और उनके जो व्यक्तित्व हैं उन्हें भी इससे बाहर रखा गया है। तो कुछ ये अपवाद आपको दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। तो अनुच्छेद 15 के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 15 में क्या कहा गया ये देखते हैं। तो आर्टिकल 15 के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति के प्रति, अब यहाँ व्यक्ति आया है बच्चों, वहाँ ध्यान रखना। आर्टिकल 14 नागरिक और व्यक्ति दोनों पर लागू हो रहा था, यानी विदेशी और भारतीय दोनों। यहाँ आपको व्यक्ति दिखाई दे रहा है, व्यक्ति। तो यहाँ व्यक्ति का मतलब ये है कि यह आपको देखना है कि यहाँ ये छोटी सी कंडीशन ये है, किसी व्यक्ति, यहाँ नागरिक शब्द होना चाहिए था, नागरिक। ये यहाँ गलत लिखा हुआ है। इसमें आपको बता दूं कि यहाँ नागरिक, क्योंकि आर्टिकल 15 नागरिकों को प्राप्त है। यानी आर्टिकल 15 के अनुसार किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, जाति, वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी आर्टिकल 15 में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग हो, जन्म स्थान कहीं का हो, कहीं पैदा हुआ हो, तो उस आधार पर, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें दो कठोर शब्दों की व्याख्या की गई है, व्यवस्था है, जैसे कि विभेद। यानी कि अब हम सिंपल लैंग्वेज में तो हमने बात की थी कि इसमें कोई भी विभेद नहीं करेगा, पर हम विभेद को देख लेते हैं। विभेद का सही अर्थ क्या है? तो विभेद से, प्रतिषेध से निम्न अपवाद हैं। जैसे कुछ अपवाद भी हैं, जैसे राज्य बच्चों एवं महिलाओं को विशेष व्यवस्था करे। यानी कि भारत के अंदर राज्य को बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था प्रावधान किया गया है। आपको पता होगा बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए स्पेशल रेलवे में, स्पेशल बस में, स्पेशल इनके लिए अलग अलग कोचेज होते हैं। तो इसके लिए महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और पिछड़े वर्ग के लिए जाति
के लोगों के लिए भी विशेष उपबंध है, यानी कि SC ST लोगों के लिए भी उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। साथ साथ हमको दिख रहा है कि पिछड़े लोगों, अनुसूचित जाति जनजातियों के लोगों के लिए भी शैक्षणिक स्कूलों में भी विशेष छूट दी गई है। साथ साथ अंतरिम प्रावधान के साथ 1993 में यह 93 संविधान संशोधन द्वारा इसे सम्मिलित किया गया था, यानी यह जो व्यवस्था की गई है इसे 93वें संविधान संशोधन 2005 में सम्मिलित किया गया है। अगली हम बात करें तो इसी के अनुसार उच्च शैक्षणिक संस्थानों में OBC के लिए भी 27% सीटें आरक्षित की गई थी, यानी कि शिक्षा में OBC को भी 27% आरक्षण देने की बात आर्टिकल 15 में की गई है। अब हम बात करते हैं क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब यह है कि वह व्यक्ति, OBC वर्ग के वह व्यक्ति क्रीमी लेयर की अवधारणा का लाभ, क्रीमी लेयर में शामिल होंगे जिन व्यक्तियों की वार्षिक इनकम 8 लाख रुपए से ऊपर होगी। तो 8 लाख से ऊपर वाले इनकम वाले व्यक्तियों को क्रीमी लेयर की अवधारणा में रखा जाता है और ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। चलो हम आगे देखते हैं। तो संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, अब इसमें कुछ उपवाद जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और नियंत्रण महालेखा परीक्षक व ग्रुप A, B के सभी क्लास, सेकंड क्लास के कर्मचारी व राज्य में सार्वजनिक प्रतिष्ठाओं में काम करने वाले कर्मचारी जैसे बैंकों, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालयों के समक्ष अधिकारी, निजी कंपनियों के क्रियान्वयन अधिकारों पर लागू होता है। यानी कि यह बात आपको दी गई है कि ये जो व्यक्ति आपको दिखाए गए हैं इन पर यह क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू होती है, इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। अगर हम बात करें तो सेना में कर्नल, सेना के कर्नल को भी यह अधिकार नहीं दिया जाता। अगर हम बात करें डॉक्टर, वक्ता व इंजीनियर, कलाकार, सलाहकार आदि को भी क्रीमी लेयर की अवधारणा में रखा जा सकता है। वाणिज्य व्यापार करने वाले को भी क्रीमी लेयर की अवधारणा में रख सकता है। शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन, जिनके पास निश्चित सीमा के भीतर कृषि व अतिरिक्त भूमि पर रखने वाले हैं तो उन्हें भी क्रीमी लेयर की अवधारणा में रखा जा सकता है। परंतु देखो क्रीमी लेयर की अवधारणा हर बार बदलती रही, जैसे कि पहले 4.5 लाख रुपए थी, फिर इसे बढ़ाकर 2.5 लाख, 4.5 लाख और अब 6 लाख 2013 में, लेकिन वर्तमान बजट के अनुसार इसे कितना कर दिया गया है? 8 लाख रुपए। वर्तमान बजट के अनुसार इसे 8 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट अगली बात हम बात करते हैं लोक नियोजन में अवसर। तो आर्टिकल 16 में कहा गया है लोक नियोजन में आरक्षण। लोक नियोजन, तो हम समता की अगली बात करते हैं कि लोक नियोजन में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समता के साधारण नियम 3 प्रकार के अपवाद हैं। जैसे हम बात करते हैं संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त निर्धारित कर सकती है, जैसे कि तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। जैसे कि हम बात करते हैं कि कुछ रोजगार ऐसे होते हैं जो वहाँ के निवासियों को ही दिए जाते हैं। जैसे कि मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ तो मुझे यहाँ के निवास स्थान, यहाँ का मेरा मूल निवास होने के कारण मुझे यहाँ कुछ प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी अदर स्टेट के मुकाबले। तो मुझे यहाँ रोजगार पाने में अधिक सक्षम हूँ मैं यहाँ, और मुझे यहाँ अधिक छूट दी जा सकती है रोजगार पाने के लिए। अगली हम विशेषता करते हैं। अगले राज्य नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है या किसी पद को पिछड़े वर्ग में के समक्ष में बना सकता है और जिसे राज्य की वर्तमान प्रतिनिधि नहीं है। यानी इसमें कहा गया है कि राज्य नियुक्ति के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। अगर राज्य चाहे तो आरक्षण दे सकता है, जैसे कि आपको पता होगा महाराष्ट्र ने भी आरक्षण अभी प्रारंभ किया है। तो स्पेशल राज्य चाहे तो स्पेशल किसी को आरक्षण व्यवस्था कर सकता है। विधि के तहत किसी संस्था या किसी कार्य सदस्य या किसी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की सकती है। यानी विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी सदस्य या किसी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है, यानी यह भी व्यवस्था का प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करें तो OBC को आरक्षण देने की व्यवस्था किस प्रकार की गई थी, इस पर हम थोड़ी सी बात कर देते हैं। तो मंडल आयोग द्वारा OBC को आरक्षण दिया गया है। पहला क्वेश्चन तो यही आपके सामने आता है। तो 1989 में मोरारजी देसाई द्वारा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठन किया गया था, आपको ये बताना है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था जिसमें VP मंडल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश की थी, जिसमें 3743 जातियों को शामिल किया गया था और जनसंख्या के आधार पर लगभग 52% हिस्सा OBC वर्ग का है और इसी OBC वर्ग में अनुसूचित जाति और जनजाति शामिल नहीं थी। आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की बात की थी। हम बात करते हैं प्रसिद्ध मंडल केस 1992, जिसके तहत आर्टिकल 16(4) में व्यवस्था की गई कि पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार आरक्षण व्यवस्था की जाएगी और यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था। कुल आरक्षण का कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए और आरक्षण में किसी प्रकार की प्रोन्नति नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप देखें तो किसी प्रकार का
जो आप देखते हैं प्रमोशन, तो प्रमोशन में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं होता। जॉब में आरक्षण होता है पर प्रमोशन में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं होता। आगे हम बात करते हैं, अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को क्रीमी लेयर की अवधारणा में भी रखा गया है, यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाती। जिन व्यक्तियों पर क्रीमी लेयर लागू हो जाता है, ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, उन्हें आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी जाती। अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में अति जोड़ व निम्न जोड़ के परीक्षण के लिए एक गैर विधिक इकाई बनाई होनी चाहिए, यानी कि इसकी देखरेख के लिए एक गैर विधि इकाई होनी चाहिए। अब उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त व्यवस्था के बाद सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं। अब किस प्रकार के कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं, इन पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आज आपको चैप्टर थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होगा कि ये सबसे ज़्यादा पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसे बहुत प्यार से आप समझें। अगली हम बात करें, क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया था, जो 1993 में प्रस्तुत की गई थी। संसद ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया है। अगर हम बात करें प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने के लिए 77वां संविधान संशोधन 1995 में पास किया गया और जिसे आर्टिकल 16 में जोड़ा गया। 76वें संविधान संशोधन द्वारा तमिलनाडु सरकार ने 9वीं अनुसूची के तहत अपने यहाँ 69% आरक्षण देने की व्यवस्था प्रारंभ की थी। यानी आपको पता होगा 9वीं अनुसूची के तहत 9वीं अनुसूची के तहत बनाया गया कोई भी कानून जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं की जा सकती, तो इसलिए तमिलनाडु ने 69% आरक्षण देने की बात की थी ओबीसी को। अगला बात करते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 की बात अभी हम कर रहे थे, तो आर्टिकल 17 के बारे में आपको पता होना चाहिए, अस्पष्टता का अंत। इसके तहत अगर इस व्यवस्था को समाप्त करने की बात की, अब इस शब्द को आप नहीं समझ पा रहे होंगे, ना ही संविधान में इसे परिभाषित किया गया है। संविधान में इसे परिभाषित नहीं किया सकते, परंतु इसमें बता देता हूँ कि नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को जाति के आधार पर, रंग के आधार पर या किसी भी आधार पर छुआछूत या किसी धार्मिक संस्थान या किसी होटल, दुकान, मनोरंजन स्थल, किसी भी ऐसे सार्वजनिक स्थल, पूजा स्थल आदि से वंचित करता है, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि आप जानते होंगे, किसी को जाति के आधार पर बेइज्जती करना या किसी को अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, हॉस्पिटलों में सार्वजनिक हित में प्रवेश करने से रोकना, तो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर उस व्यक्ति को कुछ भी कहा जाना, तो यह सब आर्टिकल 17 के अंदर ही हमें यह व्यवस्था की गई है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 के बारे में। तो आर्टिकल 18 हमें बताता है उपाधियों का अंत। तो आपको पता होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की बात की है। तो समानता का अधिकार मतलब सबको समान दर्जे पर लाना। तो आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत के बारे में प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 18 में राज्य में सेना और विधि सम्मान, शिक्षा संबंधी सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं, यानी कि राज्य, सेना और विद्या यानी शिक्षक संबंधी सम्मान को छोड़कर कोई भी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। भारत का कोई व्यक्ति बिना राष्ट्रपति की परमिशन के कोई भी पुरस्कार प्रदान नहीं किया सकता। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के लिए पद धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं की जाएगी, यानी कि वही बात यहाँ लिखी गई है। अब हम आगे देखते हैं, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकता। पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण को आप उपाधि नहीं मानते हैं, इसलिए इन्हें आप रख सकते हैं। यानी आपने देखा होगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति आपको ऐसे व्यक्ति मिले होंगे जो अपने पद की गरिमा को भूल जाते हैं और बार बार उसे अपने पद की, जैसे कोई व्यक्ति अपने नाम के सामने प्रधान, तो पूर्व प्रधान, तो ये सब क्या है, यह है उसकी उपाधि समाप्त हो चुकी है। एक बार उसकी उपाधि समाप्त हो गई है तो वह अपने नाम के सामने राजा, महाराजा, राय बहादुर, सर दिनकर राव ऐसे कुछ भी नाम नहीं लगा सकता। यह उपाधि आज़ादी के बाद ही समाप्त कर दी थी। जैसे आपको पता होगा राजकुमारी अमृत कौर जिन्हें हम पढ़ते हैं, तो उनकी उपाधि भी समाप्त कर दी गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर इन उपाधियों को समाप्त कर दिया जाएगा तो देश में तभी समानता की भावना आएगी। अगर उपाधियां जारी रही
तो देश में समानता की भावना नहीं आएगी। हम बात करते हैं दूसरे मौलिक अधिकार। आपके दूसरे मौलिक अधिकार का नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमने बात की है समानता के अधिकार की, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। अब हम बात करते हैं 19 से लेकर 22 तक, जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता के अधिकारों में हम 19 से 22 तक करेंगे बात। और स्वतंत्रता के अधिकारों में पहले बात करते हैं आर्टिकल 19 की, जो सभी व्यक्तियों को 6 प्रकार के अधिकारों की गारंटी देता है। पहले वाक एवं अभिव्यक्ति, दूसरी शांतिपूर्ण निराध सम्मेलन का अधिकार, यानी हर व्यक्ति को वाक यानी बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति अपनी खुद की आज़ादी, साथ साथ शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार है, संगम संघ बनाने का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, व राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निर्बाध घूमने बसने का निवास करने का अधिकार, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। परंतु अब तो जम्मू कश्मीर में भी आप बस सकते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं भारत के राज्य क्षेत्र में आचरण घूमने यानी स्वतंत्र आचरण करने का अधिकार, कोई भी वृत्ति व्यापार कारोबार करने का अधिकार, यह भी आपको अधिकार दिए गए हैं। यहाँ आपको इन अधिकारों के बारे में डिटेल में समझाया गया है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे आगे लेके चलूँगा। प्लीज़ एक बार कमेंट करके मुझे आप बता दें कि जो मैं चाहता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर पर क्लास होनी चाहिए, वो क्लास में आपको जल्दी, जो बच्चे चाहते हैं, वे प्लीज़ कमेंट में यस लिख के, या आप कुछ भी एक हिंट्स देकर लिख सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।